नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के भारतीय संघात्मक व्यवस्था के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये आपको यूं समझना आवश्यक है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारतीय जो संघ है वो राज्यों से मिलकर बनेगा, इस प्रकार की बात कही गई है। और उसको क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे और आर्टिकल्स हैं, जैसे शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है केंद्र और राज्य के पक्ष में। और दूसरी जो बात की गई है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता रखी गई है। भारत में जो उच्चतम न्यायालय है उसको सर्वोच्च स्थान दिया गया है कि अगर कहीं भी संविधान के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय अपनी तरफ से पहल करके जो भी अमेंडमेंट हुआ है उसमें संशोधन कर सके। लेकिन आज नवीन परिस्थितियों में भारतीय संघ के विरुद्ध जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं या भारतीय संघ के सम्मुख जो चुनौतियां आ रही हैं उनको हमें देखना बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था जो दी गई है उसके सम्मुख जो प्रमुख चुनौतियां हैं तो वो क्या क्या हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। वर्तमान में भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है उसके सम्मुख जो गंभीर चुनौतियां हैं वो इस प्रकार हैं। जो पहली बड़ी चुनौती है वो है अलगाववाद। यहाँ आपको सबसे पहले अलगाववाद को समझना आवश्यक होगा कि अलगाववाद वह चीज़ है जिसके अंदर कि जो भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनमें किसी क्षेत्र द्वारा भारतीय संघ से अलग होने के उद्देश्य से किया जा रहा हिंसक जो आंदोलन है उसे अलगाववाद कहते हैं। पूर्व में भी इस प्रकार की मांगें उठी थी, जैसे खालिस्तान की जो मांग है, ये सब अलगाववादी मूवमेंट थे जिनको हमें देखना पड़ेगा। तो पहली जो इम्पोर्टेंट जो सम्मुख जो चुनौती है वो क्या है? अलगाववाद। अलगाववाद में क्या होता है, भारतीय संघ के अंदर किसी क्षेत्र विशेष द्वारा भारतीय संघ से अलग होने के उद्देश्य से किया जा रहा हिंसात्मक आंदोलन अलगाववाद कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, अलगाववादी तत्वों और हिंसक अलगाववादी आंदोलन से भारतीय संघ को चुनौतियाँ मिलती रहती हैं। दूसरा है नवीन राज्यों के गठन हेतु आंदोलन से उत्पन्न चुनौती। जब भारतीय संघ द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र विस्तार हो जाता है और उसमें से टुकड़ा करके कोई नवीन राज्य बनाया जाता है तो लोगों में भारतीय संघ से अलग होने की जो प्रवृत्ति है वो पुनः जागृत होती है और वो हिंसात्मक आंदोलन पर उतर आते हैं। वो भी इसके सामने एक चुनौती बन जाती है। और क्षेत्रीय असंतुलन और असंतुलित आर्थिक विकास से भी चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। यानी कि इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जो क्षेत्रीय असंतुलन और असंतुलित आर्थिक विकास की जो हम बात कर रहे हैं उसमें ये है कि कई भारत में ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर अभी भी प्रॉपर लाइट नहीं पहुँच पाई है, प्रॉपर आवागमन के साधन नहीं हैं और वहाँ के बच्चे अभी भी शिक्षा में पिछड़े हुए हैं। और कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इन सब चीज़ का अधिक विस्तार हो गया है, तो वो अपने आप को हीन दृष्टि में देखते हैं, जिसमें हम पूर्वोत्तर के राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इनको रख सकते हैं, जहाँ पर अभी भी पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण मान सकते हो आप, या फिर कई ऐसी वजह रही हैं जिनकी वजह से वहाँ उतना विकास नहीं हो पाया जितना आप देखेंगे पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इनमें जितना विकास हुआ है। तो ये जो अंतर वाली जो प्रवृत्तियाँ हैं इसकी वजह से क्या होता है, ये वहाँ के जो लोग हैं वो भारतीय संघ में अपना अविश्वास पैदा कर लेते हैं और अविश्वास के कारण हिंसात्मक आंदोलन होते हैं और जो भारतीय संघ के विरुद्ध एक चुनौती के रूप में उत्पन्न होता है। अगला है राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग से उत्पन्न चुनौती। कुछ राज्य अपने क्षेत्र के विकास के लिए अधिक केंद्र से अधिक स्वायत्तता प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए भी लगातार संघर्ष होता रहता है कि भाई उन्हें स्वतंत्रता दी जाए इस कार्य को करने की। तो ये भी एक कारण है जिससे भारतीय संघ के सम्मुख चुनौती उत्पन्न होती है। अगला है और केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी और प्रशासनिक विवाद हैं उन पर भी बार बार जो चुनौतियां उत्पन्न होती रहती हैं, जो जिनमें केंद्र अपनी मनमानी करता है या केंद्र अपने जो कार्य है, शैली है, उससे राज्यों को थोड़ा नीचा दिखाता है, तो वहाँ भी राज्य केंद्र का विरोध करते हुए उसमें आगे आ जाते हैं, जिससे कि भारतीय संघ के विरुद्ध चुनौती उत्पन्न होती है।
राज्यों के बीच परस्पर विवादों से उत्पन्न चुनौती। कई राज्य पानी के विवाद को लेकर, भूमि विवाद को लेकर या अन्य किसी बंटवारे को लेकर आपस में विवाद में उलझ जाते हैं, जिनसे भी केंद्र की सत्ता कमज़ोर होती है और संघ को चुनौती मिलती है। कुछ समितियां गठित होती हैं वित्तीय सुधारों के संबंध में, वित्तीय साधनों, व्यापार के बंटवारे को लेकर। तो उसमें भी राज्य और केंद्र के मध्य क्या होता है, सीमित वित्तीय साधनों और व्यवहार में सभी पक्षों द्वारा वित्तीय अनुशासन के अभाव में उत्पन्न चुनौती। इसमें क्या होता है, जब कोई समिति गठित होती है तो वो जो वित्तीय बंटवारा है उसको सही ढंग से नहीं कर पाती या फिर प्रॉपर नहीं हो पाता, तो राज्य उसके विरुद्ध, संघ के विरुद्ध अपना अलगाव छेड़ देता है। और एक इम्पॉर्टेंट है राज्यपाल का पद। आर्टिकल 356 के प्रयोग या बार बार उसके प्रयोग से भी कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, और जिसकी वजह से भी राज्य द्वारा संघ के प्रति अपनी जो वफादारी है उसमें कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब हम देखेंगे राजमन्नार समिति क्या थी। तमिलनाडु की सरकार, करुणानिधि सरकार ने केंद्र राज्यों के पारस्परिक संबंधों पर विचार करने के लिए 1969 में राजमन्नार समिति की स्थापना की, जिसने अपनी रिपोर्ट में राज्यों को अधिक स्वायत्ता दिए जाने की सिफारिश की थी। अब इसमें राज्यों को अधिक स्वायत्ता देने की जो बात कही है, इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जहाँ भी स्वायत्ता की कमी होगी वहाँ विरोधी स्वर अपने आप ही संघ के प्रति उठने लग जाएंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा कल करेंगे।